नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे हमास ने इजराइल को ला दिया घुटनों पर। इजराइल दोस्तों अब गिड़गिड़ाने लगा है सीज फायर को लेकर। आखिरकार क्यों दोस्तों ईवीएम पर लगातार मचा है घमासान। फिर से एक बार दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री को लपेट लिया ईवीएम के चक्कर में। और क्यों पाकिस्तान में दोस्तों मच गया हड़कंप। मौलाना की हत्या के बाद पाकिस्तान इलेक्शन से पहले ही हड़कंप मच गया है। आखिरकार क्यों अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी को लपेट लिया और क्यों लल्लन सिंह ने दे दी है मीडिया को चेतावनी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, एक बार फिर से घुटने पर आया इजराइल। हमास के सामने इजराइल की निकली हवा। आपको बता दें चले, बताया जा रहा है इजराइल लगातार सीज फायर की मांग कर रहा है, लेकिन हमास जो है दोस्तों वो बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। हमास की सीधी चेतावनी है कि जब तक इजराइल इस युद्ध को ख़त्म नहीं करेगा तब तक अब वो भी सीज फायर के लिए नहीं मानेगा। सीधी सी बात यह है कि सीज फायर नहीं, डायरेक्ट युद्ध को रोक दो। आपको बता दें चले, तमाम मुस्लिम देश भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि युद्ध को रुकना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में काफ़ी बेकसूर लोग अब तक मारे जा चुके हैं। खास कर गजा और खान यूनिस के लोगों की सबसे बुरी हालत है। वहाँ पर आपको बता दें चले, खाने पीने का पानी की भी दिक्कत है। यही कारण है जो वहाँ पर अब तक 21,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। और इसीलिए सीज फायर की मांग कर रहा है हमास, क्योंकि इजराइल इजराइल सीज फायर की मांग कर रहा है, लेकिन हमास साफ कह रहा है कि युद्ध विराम पर ही बात होगी। आपको बता दें दोस्तों, एक बार फिर से ईवीएम पर मच गया बवाल। दिग्विजय सिंह समेत विपक्ष ने उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों ऐसा लगता है ईवीएम से बीजेपी को बहुत प्यार है और चुनाव आयोग को भी, क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी ईवीएम को हटाने नहीं दे रहा है। जाहिर सी बात है, जब मज़ा आएगा तो क्यों हटाने देंगे। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, भाई हमें तो बैलेट पेपर पर ही भरोसा करते हैं। यदि ऐसे में लेकिन बीजेपी को #इंडिया #नरेंद्र मोदी जी को ईवीएम से इतना प्रेम है कि वे उससे ही चुनाव कराना चाहते हैं। तो अगर आपको उसी से चुनाव कराना है तो वो जो पर्ची हमें दिखाई देती है उस पर्ची को टीवी पे स्लिप को बाहर निकालना चाहिए और दिखाने के बजाय हमारे हाथ में दे देना चाहिए। हम उसे देखकर एक अलग से बॉक्स, यानी कि जो मतदान अलग से पेटी होगी उसमें डाल देंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, भाजपा व मोदी जी को इससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी में जनता को इतना भी जो यहाँ पर वो नहीं है अधिकार कि वो मतदान की प्रक्रिया में इतना परिवर्तन की मांग करने का अधिकार भी नहीं रख सके। सोचिए, #ईवीएम हटाओ देश बचाओ, #ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम को लेकर फिर से एक बार दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल मच गया हड़कंप। जी हाँ, आपको बता दें एक बार फिर से दोस्तों लेबनान बॉर्डर से गरजा हिजबुल्ला। दरअसल आपको बताते चलें, एक बार फिर से लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्ला ने ज़बरदस्त भीषण अटैक कर दिए। आपको बताते चलें, हिजबुल्ला की हरकतों से इजराइल परेशान आ चुका है, क्योंकि हिजबुल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा और इजराइल की बोलती बंद हो चुकी है। आपको बताते चलें, फिलहाल एक बार फिर से हिजबुल्ला के अटैकों ने दहला दिया इजराइल को। दरअसल हिजबुल्ला का साफ कहना है कि जब तक इजराइल युद्ध ख़त्म नहीं करेगा तब तक वो इसी तरीके से अटैक करता रहेगा। हिजबुल्ला को कोई रोक नहीं सकता है। आपको बता दें चले दोस्तों, लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्ला लगातार अटैक कर रहा है, जिसको लेकर घमासान भी मचा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है खास करके हमास और इजराइल के युद्ध के दौरान से ही हिजबुल्ला अटैक कर रहा है और वो हमास का साथ दे रहा है। इसीलिए दोस्तों इजराइल की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों जेडीयू के लल्लन सिंह ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, लल्लन सिंह का कहना है कि मीडिया और बीजेपी झूठ फैला रही है कि लल्लन सिंह को नीतीश कुमार ने कुर्सी से हटा दिया और कुर्सी छीन ली। दरअसल दोस्तों अब नीतीश कुमार को ही अध्यक्ष बना दिया गया, वही पार्टी की फिर से देखरेख करेंगे, वही सारे फैसले लेंगे और लल्लन सिंह को हटा दिया गया है। लेकिन लल्लन सिंह ने खुद नीतीश कुमार से ये अपील की थी कि वो उनको हटा दें और ख़ुद पार्टी के वो बन जाए। लेकिन अब ऐसे में मीडिया झूठ फैला रही है और लल्लन सिंह को घेर रही है कि लल्लन सिंह को खास करके नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया, और वही जो मीडिया हर बार करती है। इसको लेकर वो भड़के हुए हैं। उन्होंने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि फिलहाल जानबूझकर झूठ फैलाया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, इस चीज़ को लेकर अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं
और ऐसे कई और मुद्दे हैं दोस्तों जिनके ऊपर कहीं ना कहीं ये सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो इस चीज़ पर बीजेपी फिर से एक बार घिर गई है, जहां पर लल्लन सिंह ने गोदी मीडिया को भी आड़े हाथ ले लिया। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से बदरुद्दीन अजमल दोस्तों, जी हाँ, उनकी एक बड़ी अपील सामने आई है। दरअसल उनका कहना है कि 20 से 26 तारीख के दिन घर से कृपया करके बाहर ना निकलें। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्या हो गया जो बदरुद्दीन अजमल ने इतनी बड़ी बात बोल दी। दरअसल हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों 20 से 26 जनवरी के बीच राम मंदिर की तैयारियां चल रही हैं और राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया गया है। इसको लेकर बदरुद्दीन अजमल ने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो 20 से 26 जनवरी के बीच घर में ही रहें और रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ट्रेन से यात्रा करने से बचें। भाजपा हमारे धर्म की दुश्मन है, वह मुसलमानों से नफरत करती है और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान हमारे खिलाफ कुछ भी करवा सकती है। ये जो है यहाँ पर बदरुद्दीन अजमल ने बोला। आपको बताते चले एक तरीके से बदरुद्दीन अजमल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी षड्यंत्र रच सकती है 20 और 26 तारीख के बीच में, क्योंकि उस दिन दोस्तों जाहिर सी बात है राम मंदिर का उद्घाटन होना और हो सकता है मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को फंसाने के लिए दंगा करा दिया जाए और फिर नाम मुस्लिमों का ले दिया जाए। बेसिकली उनका मतलब ये है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से अजय राय ने फूंक दी जान। उत्तर प्रदेश की यूपी यात्रा के दौरान अजय राय ने बीजेपी पर बोला हमला। दरअसल आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो अपनी यात्रा निकाल रही थी। अब ये यूपी जोड़ो यात्रा ख़त्म हो चुकी है। अजय राय ने आखिरी दिन जय जय सिया राम के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में ज़रूर जाएंगे। आपको बताते चले राम मंदिर के उद्घाटन में अजय राय भी जाएंगे और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की जो टीम है वो भी जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले अजय राय ने यह भी कहा है कि बीजेपी जो सबको वो बांट रही है मंदिर के कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, न्योते दे रही है, यह गलत है। उन्होंने कहा जिसका भी मन है वो राम मंदिर में आ सकता है, मंदिर किसी की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हमारा मन होगा तब हम मंदिर में जाएंगे और ना कोई हमें रोक सकता है। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान ये बड़ी बात बोली गई है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि अजय राय उनके समर्थकों के साथ राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ ये भी पता चला है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो नहीं जाएंगे मंदिर के उद्घाटन में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी प्रचार कर रही है जानबूझकर। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल जो यहाँ पर एक बार फिर से हूती विद्रोहियों का कहर बनकर दोस्तों फिर से शिपों पर बरसे हूतीस। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हूती विद्रोही जो है बीजेपी के ऊपर जो है इजराइल के ऊपर लगातार हमलावर है। ऐसे में दोस्तों हूती विद्रोहियों ने फिर से एक बार इजराइल की शिपों को अपना निशाना बना लिया। आपको बताते चले अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि वो शिपों को बचाए, लेकिन हूती के वॉर के आगे टिक नहीं पा रहा है इजराइल और अमेरिका दोनों ही। जाहिर सी बात है, वैसे भी लोग कहते ही हैं कि फ़िलहाल अमेरिका जो है वो इजराइल की नाजायज़ औलाद बन चुका है और दोस्तों ये बार बार साबित हो रहा है। आप देख लीजिए मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, जबकि इजराइल खुले तौर पर नरसंहार कर रहा है। वहाँ के बेचारे जो गाज़ा और खान यूनिस के लोग हैं वो मारे जा रहे हैं बेमतलब। उनका क्या कसूर है? अगर आपको बदला लेना ही है तो हमास के जो है राष्ट्रपति से लो, आपस में दोनों लड़ लो, पता चल जाएगा कौन जीतेगा। लेकिन वहाँ पर आप समझिए ये जो बमबारियाँ हो रही हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, लगभग 1.5 महीना हो चुका है जंग को, और आप समझिए अब तक जो है बर्बादी की कगार पर आ गए हैं दोनों ही देश। लेकिन इजराइल की बहुत बुरी हालत हो गई है, इजराइल पूरी तरीके से ख़त्म होगा दोस्तों। फाइनली बात यह है कि युद्ध में मासूम लोगों की जान जा रही है, जो गाज़ा के रहने वाले लोग हैं और खान यूनिस के, वो उनकी भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर मामला बिगड़ा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल को मिल रहा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स। राहुल बोले देश की तमाम लोग जिनको न्याय नहीं मिला उनको न्याय दिलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे किन मुद्दों पर जो है यहाँ पर वो सरकार को वोट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस चाहती है 2024 का ये चुनाव जो है दोस्तों काफ़ी अलग हो, खास करके कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल अलग हो, क्योंकि वो 2024 में एक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों,
2022 यानी कि 2024 में दोस्तों एक बड़े पैमाने पर ये चुनाव लड़ा जाएगा और इसका सीधा असर आप समझिए दोस्तों आने वाले जो समय है उस पर पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे देश में 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो शायद ही कोई विकास आपको देखने को मिले। जबकि माना जाता है कि जब मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे 2014 2015 13 में 2011-13 तक थे, वो 13 तक थे। ऐसे में दोस्तों उन्होंने काफ़ी काम किए, उन्होंने काफ़ी एम्स बनवाए, स्कूल बनाए, लेकिन बीजेपी दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं करती जिससे जनता का फ़ायदा हो। यही कारण है जो बीजेपी को विपक्ष ने जमकर लपेटे में लिया है। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल राम मंदिर के नाम पर बीजेपी अपनी राजनीति बंद कर दे, बीजेपी की ज़रूरत नहीं है रामलल्ला को। दरअसल एक बार फिर से आरजेडी के नेता दोस्तों तेजस्वी यादव फट पड़े। तेजस्वी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है और राम मंदिर के नाम पर लोगों से वोट बटोरने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगता है 2024 में भी यही मुद्दा काम आएगा और इसी से हमें वोट मिल जाएंगे। दरअसल दोस्तों देखा जाए तो बीजेपी सच में 2024 का माहौल बना रही है। उसका यूँ जाना, प्रधानमंत्री का राम मंदिर का उद्घाटन करना, यही नहीं बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री की रैलियां करवाना, इससे एक चीज़ तो दोस्तों साबित हो जाती है कि फ़िलहाल इस वक्त देश में कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है और सरकार तो बिल्कुल ही बदलना चाहिए, क्योंकि अब जो देश का माहौल बना रखा है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और साफ कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी जो है वो रणनीति इसी तरीके की बना रही है। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में फट पड़ा दोस्तों जो है यहाँ पर तुर्की ने दे दी है चेतावनी। दरअसल बताया जा रहा है तुर्की और ईरान मिलकर दोस्तों कुछ बड़ा कर सकते हैं। तुर्की और ईरान का प्लान सामने निकल कर आया है। तुर्की ने कहा है कि फ़िलहाल गाज़ा का कसाई बन चुका है नेतन्याहू, वो गाज़ा में मासूम लोगों का नरसंहार कर रहा है और उन्हें मार रहा है। यही नहीं दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा है कि फ़िलहाल हम जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपील कर रहे हैं तमाम देशों से कि फ़िलहाल इस जंग को रुक जाना चाहिए। और अगर दोस्तों देखा जाए तो इस जंग में काफ़ी ज़्यादा बर्बादा भी हुआ है खुद इजराइल का, क्योंकि पैसों की अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से चौपट हो चुका है इजराइल। यही कारण है जो तमाम देश लोग इस पर अपील लगाने की मांग कर रहे हैं और अब तुर्की ने भी अपना कदम आगे बढ़ाए, जहां पर तुर्की ने साफ कहा है कि फ़िलहाल इस युद्ध को रोकना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों ये युद्ध काफ़ी बड़ा बन चुका है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल बोले देश में बदलाव की ज़रूरत है, जनता चाहती है देश में प्यार मोहब्बत, वो नफ़रत नहीं चाहती। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि देश में जनता प्यार मोहब्बत चाहती है, नफ़रत नहीं चाहती। राहुल गांधी ने कहा कि जानबूझकर देश में लोगों को लड़वाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़वा देते हैं। उन्होंने कहा कि देश में लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला है, हमें प्यार मोहब्बत फैलाना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश का विकास भी तभी हो सकता है जब लोग भाईचारे से रहें या प्यार मोहब्बत से रहें। राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करना पसंद करती है और वो उसी राजनीति पे दोस्तों टिकी हुई है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस मैटर पर उनको घेर रहे हैं और साफ हो गया दोस्तों ये तो कि आने वाले समय में हमें काफ़ी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का मोर्चा। ममता बनर्जी बोली ईडी की कार्रवाई कराकर बीजेपी विपक्ष को डराने का काम कर रही है। दरअसल आपको बता दें चले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पे ऊपर हमलावर हो गई हैं। उनका कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना रही है, जबकि आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल जिन लोगों ने हमला किया वो लोग किसी टीएमसी के नहीं थे, उनका कहना है। दरअसल हम आपको बता दें चले कि फ़िलहाल पश्चिम बंगाल में ईडी के ऊपर हमला हुआ है, तब से ईडी जो है वो बीजेपी खास करके ममता बनर्जी को घेर रही है बीजेपी और कह रही है कि इसमें ममता बनर्जी का हाथ है, ये उन्होंने ही कराया है। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, करवाया है। लेकिन आपको बता दें चले अब ये मामला काफ़ी बड़ा बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर दोस्तों यहाँ पर एक नया गेम चेंज प्लान हो चुका है, जहाँ पर ये बात निकल कर सामने आई है कि फ़िलहाल इन चीज़ों को रोका जाए। मतलब कि ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाइयाँ हैं दोस्तों इसका दुरुपयोग करना बंद कर दे बीजेपी, तो हमले भी अपने आप रोकी जाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल दोस्तों आपको बता दें इजराइल और हमास की जंग के बीच में कई मासूम लोग बच्चे हुए दोस्तों लापता। इसको लेकर भी सरकार काफ़ी नाराज़ है। जी हाँ, आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल कई लोग जो यहाँ पर इस दौरान हमारे देश से कई लोग जो शिवराज सिंह चौहान जिनको बहने कहते हैं दोस्तों,
कई लोग गायब हो गई हैं, बताया जा रहा है कुछ गायब महिलाएं हैं जिनको ढूंढने की मुहिम चल रही है मध्य प्रदेश में। आपको बताते चलें ऐसे लापता होने के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने के ऊपर सवाल उठ गए कि आखिरकार वो जो सबको बहनें बहनें कहते हैं, आखिरकार उनकी बहनें लापता हो रही हैं, तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया क्या था, क्योंकि अब ये मामले और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटा। अखिलेश बोले इस बार 80 का नारा पक्का है, 80 के नारे से ही बीजेपी को कर देंगे सत्ता से बाहर। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल 80 सीटें जीतकर हम सत्ता से बाहर कर देंगे बीजेपी को। अखिलेश यादव ने कहा इस बार हमने यूपी हराओ बीजेपी का 80 का नारा दिया है। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि फिलहाल 80 के नारे के ऊपर बीजेपी लपेटे में आ गई है। और ये सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों कि बीजेपी लपेटे में आ गई है, सवाल ये भी है दोस्तों कि 80 हराओ का ये जो नारा है इस पे कहीं ना कहीं बीजेपी फिसलती हुई नज़र आ रही है। और क्यों आ रही है ये आप भी समझते हैं कि 80 का नारा कोई यूं ही नहीं दे दिया गया है। अखिलेश यादव ने रणनीति बना रखी कि इस बार उत्तर प्रदेश में वो क्या करने वाले हैं। अखिलेश की इस रणनीति से बीजेपी काफ़ी परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं और दूसरे नंबर पर बिहार आता है। यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहीं से मेन खेल लोकसभा का शुरू होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमपीज़ यहीं से चुनकर जाते हैं उत्तर प्रदेश से, उसके बाद बिहार से। यानी कि सेकंड नंबर पर बिहार आता है। तो फर्स्ट, हालांकि बिहार में तो नीतीश और तेजस्वी की मिलीजुली कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पर तो फिर भी उनका दबदबा है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल इजराइल हमास की जंग के बीच में बुरा फंस गया अमेरिका ना इधर का रहा ना उधर का। दरअसल माना जा रहा है दोस्तों अमेरिका की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बताते चलें अमेरिका के पास अब कुछ भी मौका नहीं बचा है दोस्तों कि वो क्या करे, क्योंकि आपको बताते चलें अब तक जो अमेरिका ने दोस्तों बदला लिया है, और बदले की कार्रवाई के दौरान अमेरिका की छवि बहुत धुलमिल हुई है, क्योंकि उसने इजराइल के नरसंहार का खुला समर्थन किया। और इसी बात की चर्चा चल रही है कि आखिरकार इजराइल का खुला समर्थन जब से अमेरिका कर रहा है दोस्तों, और उसके बाद भी उसकी ये चीज़ें निकल कर सामने आई है, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका जो मुस्लिम देश है दोस्तों वो और ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही मुस्लिम देशों ने ये ऐलान कर दिया था कि वो अमेरिका के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे, उसके भी साथ बायकॉट कर दिया गया था। यही कारण है जो फिलहाल इस हिंसा को लेकर काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जो यहाँ पर इस बार जो यहाँ पर बीजेपी को दोस्तों लोकसभा में मिलेंगी कम से ज़्यादा सीटें, और लोकसभा चुनाव को लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट दिया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है, सवाल तो ये भी है दोस्तों कि फ़िलहाल इस मैटर को और कितना बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको बताते चले ये मैटर काफ़ी पहले भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में जो है हूतीस का बड़ा ऐलान। हूती विद्रोही बोले जिस दिन ये जंग रुक गई उस दिन जो है यहाँ पर हम भी ये सब कुछ रोक देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल इस बार एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, अब जो है यहाँ पर इस लड़ाई के बीच में जो है काफ़ी कुछ अलग हमें होने वाला है, क्योंकि आपको बताते चलें हूती विद्रोही ने ऐलान किया है कि अगर ये जंग रोक दी गई तो फिलहाल वो भी अपने हमलों को रोक देगा। दरअसल आपको बताते चलें इजराइल जंग रोकने को तैयार नहीं है और गाज़ा में युद्ध लगातार बरकरार है। इसी को लेकर ये चेतावनी दी गई है कि अगर हमास रुकता है तो फिर हम भी रुक जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं रुकता है तो हम भी रुकने वाले नहीं हैं। और यही कारण है दोस्तों कि इजराइल हमास से ये कहा है कि हम तभी रुकेंगे अपन लोग जब इजराइल दंगे रोक देगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आ गया है वो वाला टाइम जब ईवीएम को हटाओ वाला मामला हो गया तेज़। दरअसल आपको बताते चले ईवीएम को हटाने के चक्कर में दोस्तों लोग सड़कों पर आ गए, और ये सीधा कहा जा रहा है कि ईवीएम जब तक नहीं हटाई जाएगी तब तक हम वोट भी नहीं डालेंगे और चुनाव आयोग का विरोध भी करेंगे। दरअसल आपको बताते चलें इलेक्शन कमीशन ने अब तक इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया या अपना जवाब नहीं पेश किया है। माना जा रहा है ईवीएम हटाओ को लेकर देश में एक अलग ही मुहिम छिड़ चुकी है, जहाँ पर देश के आधे से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि ईवीएम को हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कल भी इसको लेकर प्रदर्शन हुआ, परसों भी इसको लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। यही नहीं, वहाँ के लोगों ने लाइव हैक करके बताया कि कैसे ईवीएम हैक होती है, और ईवीएम को हैक कर दोस्तों सीधी सी बात ये है कि बता दिया गया कैसे वोट इधर के उधर किए जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों ये ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है 24 के लिए, और हम इस चीज़ को कम से कम हटाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बदलाव तो करना ही चाहिए। फिलहाल दोस्तों आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है आप क्या चाहते हैं, ईवीएम हटे या नहीं। जो भी आपका जवाब हो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।